अभी जो हमारे पास पहला सवाल है ना, वो हमारे पास है 2014 का, 2014 का हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। देखें आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है आपके पास कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, एक ही बात है। आपने क्या करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है। कौन सी? रूट मीन स्क्वायर मींस के आरएमएस वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है ना। ये आपने क्या करनी है, ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा किसकी? लिखा हुआ है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो वर्ड है ना, मेन चीज ये वर्ड है। क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब अगर वो आपको दें कि भाई ऑक्सीजन है, तो आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, 16 होता है। अगर वो आपको बोले कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें के 2 है, डबल है, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। अगर वो आपसे कहे कि भाई हाइड्रोजन एटम है, तो आप वो लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। अगर वो बोले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो आप क्या लिखेंगे, 2। बताएंगे नहीं कि ये इसका एटॉमिक मास आपको दिया नहीं जाएगा, ये बताया जाएगा कि ये क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम है। मतलब ये वर्ड पे फोकस करना है। जब मॉलिक्यूल का जिक्र होगा तो डबल कर देना है उसके एटॉमिक मास को। मे भी पॉसिबल पेपर के लास्ट में आपको लिखकर दें भी सही। अब जो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा है तो इसका मतलब हमें मास कितना गिवन है, 32 AMU मींस कि ये इसकी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। एट 800 केल्विन टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 800 केल्विन। इसका ख्याल रखना है, अगर ये डिग्री में देंगे तो आप क्या कर दोगे, इसको केल्विन में चेंज कर दो। केल्विन में चेंज करना आसान है, 273 ऐड कर दोगे, केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इफ द मोलर मास, अच्छा आगे क्वेश्चन के आगे लिखकर भी दे दिया है कि मोलर मास जो वो क्या है, 32। अगर वो ना दें तो भी आपने 32 ही लिखना है। ये आगे वाले जुमले का आपने इंतजार नहीं करना है, समझ में आ रही बात। इसके बाद क्या लिखा है आपके पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या आपके पास, क्या चीज है, आर। आर क्या दिया हुआ है, 8.31 आगे जूल पर मोल केल्विन। ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि भाई हमें आरएमएस स्पीड मालूम करनी है, समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या करना है, अपने मास आपको गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है आपके पास, टेम्परेचर भी आपको गिवन है। उसके बाद क्या आपके पास, आपको आर भी गिवन है। अब आपको आर भी गिवन हो सकता है और आपको के भी गिवन हो सकता है, समझ में आ रही बात। आपको के भी गिवन हो सकता है और आर भी गिवन हो सकता है। इसके बाद अब अगर के गिवन करना है, इसको सोल्व करना है। अच्छा सोल्व करने में क्या है, सबसे पहला काम क्या है, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसका फॉर्मूला मेन चीज है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या चीज है इसका, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √3 KT ओवर m। अब हमारे पास क्या है, अच्छा m कौन सा वाला होता है हमारे पास। अच्छा इसके बाद अब ये जो आपके पास है ना, ये मॉलिक्यूलर मास है। अगर यहाँ आपको मॉलिक्यूलर मास देंगे तो यहाँ आपके पास क्या होगा, स्मॉल m होगा, और यहाँ आपके पास स्मॉल m होगा तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल M होगा। अब आपने इसको क्या करते हैं, रोक देना है। हमारे पास 3 नंबर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, टेम्परेचर T भी हमें गिवन है। उसके बाद मास ये हम निकाल लेंगे इससे, मतलब ये चीज निकालनी है हमने, और क्या करना है, के लेकर आना है। अब या तो आसान तरीका है कि भाई के की ये वाली वैल्यू फिक्स आप लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, ठीक है ना। या तो आप क्या करो, आर से के में कन्वर्ट करो। आर से के वाला एक फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास के किसके बराबर होता है, R/3, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। या आप ये कांस्टेंट है, ये आपको पेपर में दिया जाएगा, समझ में आ रही बात। आप इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपने सबसे मेन काम जो है ना, वो क्या है, मास का है। देखो मास किस तरह निकालेंगे, आपको पता है नंबर मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमें ये वाला मास चाहिए यहाँ पुट करने के लिए, लेकिन ये निकालने के लिए ये दोनों होना जरूरी है। ये वाला n भी नहीं है। अब ये n खुद किसी और चीज के बराबर होता है, n/n के बराबर होता है, Na के। ये वाला n इसके बराबर भी होता है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और इस मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास को हमने क्या कर दिया, सेम लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये निकालना है, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो होता है ना,
ये आपके पास क्या होता है, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला लिखा होता है ना इस तरीके से जो यहाँ वाला नंबर होता है ना, यहाँ वाला नंबर ये वाला n कहलाता है हमारे पास। तो इसमें एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये हमेशा 1 होता है। ये वाला n जो होता है ना हमेशा 1 होता है, बिकॉज एक चीज की बात हो रही होती है, या एक हाइड्रोजन देंगे आपको या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देंगे, दो तो नहीं देंगे। इसके बाद Na क्या है, अवोगाड्रो कांस्टेंट, ये फिक्स है 6.02 एक्सपोनेंट -23। उसके बाद इक्वल करके ये मास हमने क्या करना है, मालूम करना है। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, जो आपको क्या किया होता है, सवाल में दिया होता है। कितना दिया हुआ आपके पास 32। ये 32 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 1 से 32 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है 6.02 एक्सपोनेंट -23 इज इक्वल टू m। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास दो चीजें क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड करो जरा इसको, क्या आंसर आता है। फिर से 31 एक्सपोनेंट -23। ये आपके पास क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने से आया है। अब ये ना, ये केमिस्ट्री वाला काम है। जिस तरह हमने किया ना मोल, नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूलर मास, और केमिस्ट्री में जब आंसर आता है ना तो उसमें ग्राम लिखा होता है, किलोग्राम नहीं होता है। और हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल के लिए हम ग्राम नहीं चाहिए होता, हम क्या करते हैं, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी आपने मास निकाला है, उसको आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मास आएगा वो क्या हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही नंबर दोबारा आएगा 5.31 एक्सपोनेंट, ये क्या हो जाएगा 20। ये आपके पास क्या हो गया, केजी। ये किसका मास आ गया आपके पास, कंप्लीट ये मास आ गया। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किस तरह लगाएंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे क्या लिखा हुआ है, V RMS is equal to √3 kT divided by m। अब आप क्या करेंगे, इसकी तीनों की वैल्यूज पुट कर दें। 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से अगर जो क्वेश्चन अभी किया वो नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन आएगा। ये दो क्वेश्चन करने पहले चैप्टर से पक्के, समझ में आ रही बात। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन उसके बनस्पत क्या है, इसकी कैलकुलेशन मुश्किल है। सबसे पहले एक बात समझना, हमारे पास अगर होल्ट का जिक्र हो, होल्ट का, सही है, या हाई का जिक्र हो, हॉट एंड हाई ये दोनों सेम चीज है टेम्परेचर के लिहाज से। हॉट और हाई, हॉट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर ये एक ही चीज है। इसके बाद हमारे पास अगर कोल्ड का जिक्र हो, कोल्ड का जिक्र हो या फिर लो का जिक्र हो, ये दोनों एक ही चीज है, समझ में आ रही बात। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पेपर के एग्जाम्स के अंदर कि भाई आप हॉट टेम्परेचर फाइंड करेंगे, हॉट टेम्परेचर, इट्स मीन कि सिर्फ इसकी बात हो रही है हमारे बात। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप लो टेम्परेचर, तो इसका मतलब इसकी बात हो रही है। लेकिन अगर वो हॉट एंड कोल्ड के साथ या फिर हाई और लो के साथ अगर वो ये डिक्रीज और इंक्रीज का वर्ड इस्तेमाल कर दे ना, डिक्रीज या इंक्रीज का वर्ड, इसका मतलब ये तो मालूम करना ही है, इसके साथ हमें डेल्टा मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल समझना, इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है, ये आपको समझ आ गई तो कोई क्वेश्चन मसला नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर देखो, आपके पास जो ये क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2000 क्या है 16 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2 है। ये लिखा हुआ है द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन, हाई टेम्परेचर, समझ में आ रही बात। तो अगर हाई बोले या हॉट बोले, ठीक है ना, तो ये आपका T2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, T2 कहलाएगा। इसके बाद अगर आपके पास लो बोले, लो का जिक्र हो या फिर कोल्ड का जिक्र हो, तो ये आपके पास T1 कहलाएगा। पहली बात। अगर वो बोले डिक्रीज इन हॉट, तो ये आपके पास कहलाएगा डेल्टा T2। T2 तो वो हॉट से हमें पता चल गया, लेकिन डिक्रीज और डिक्रीज का वर्ड इस्तेमाल होगा तो डेल्टा आ जाता है उसके साथ। उसके बाद अगर डिक्रीज या इंक्रीज लो के साथ लग जाए तो फिर हमें क्या मालूम करना होगा, डेल्टा T1। ये बातें अगर नहीं समझ में आएगी तो ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, मेन बातें हैं ये सारी, ठीक है ना। आप समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द हाई टेम्परेचर। सबसे पहले हमें क्या पता चल गया, हाई का मतलब क्या होता है आपके पास, T2। T2 कितना दिया हुआ आपके पास, 200 डिग्री। आपको पता है डिग्री को हम किस में डायरेक्ट चेंज करेंगे,
273 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 473 केल्विन। ठीक है, इसके बाद आपके पास लिखा है एंड हैज एन एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 35%। एफिशिएंसी कितनी है 35%, एक एफिशिएंसी ये है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है 35% टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर ये T2 है तो इसकी एफिशिएंसी को हम क्या बोलेंगे E2। वो कह रहे हैं कि अगर आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है कितना 45%, तो दूसरी एफिशिएंसी क्या हमें गिवन है कितनी 45%। आगे लिखा हुआ है, अब ये मेन पॉइंट है, जुमला समझने वाला। लिखा हुआ है बाय हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। हाउ मेनी डिग्री मींस कि आपसे पूछ रहे वो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर क्या चीज है T1। मतलब फिलहाल तो हमें पता चला है कि हमसे T1 पूछा जा रहा है, लेकिन आगे देखो लिखा हुआ है हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज। डिक्रीज भी साथ में बोल दिया है, तो कोल्ड रिजर्वायर का मतलब T1। जब डिक्रीज बोल दिया तो हम क्या कर देंगे, हमें डेल्टा T1 मालूम करना है। समझ में आ रहा है। इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है इफ द टेम्परेचर ऑफ हाई रिजर्वायर इज कांस्टेंट। ये दो चीजें आपको गिवन है, इसकी मदद से आप क्या करेंगे अब समझना। अब एक और बात, अगर आपको चाहिए होता है डेल्टा T, ठीक है, तो ये तो सिंपल या T1 माइनस T2 हो जाएगा या T2 माइनस T1 हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसमें से माइनस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए T1 तो हमें यहां पर भी दोनों 1 चाहिए होंगे। हमारे पास एक पे डैश लगा देंगे और एक सिंपल होगा। डैश कौन सा वाला होगा मींस बड़ा नंबर होगा, बड़ा पहले लिखेंगे और एक छोटा वाला बाद में लिखेंगे। और अगर हमें डेल्टा T2 चाहिए तो हम यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगे दोनों T2 होंगे। अगर खाली डेल्टा मालूम करना होगा तो एक T1 और एक T2। अगर एक डेल्टा T1 मालूम करना होगा दोनों 1 होंगे। अब यहाँ पर क्या मालूम करना है डेल्टा T1, तो हमारे पास दोनों 1 होने चाहिए। हम दो टेम्परेचर निकालेंगे, दोनों 1 होंगे, फिर जाके हमारा ये निकलेगा। अच्छा कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले एफिशिएंसी का आपके पास फॉर्मूला है E is equal to 1 minus T2 divided by T1 multiply by 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब एफिशिएंसी आपको कितनी गिवन है, सबसे पहले इसको हम यूज करेंगे। एफिशिएंसी कितनी गिवन है 35, या फिर 35 यूज करेंगे। 1 minus T2 कितना गिवन है 473 और T1 हम क्या कर रहे हैं फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या 100 में मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो 35 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1 minus 473 डिवाइडेड बाय T1। अब आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है, ये क्या हो जाएगा 0.35। यहाँ क्या बच जाएगा 1 minus 473 डिवाइड बाय T1। ये पूरा फंक्शन यहाँ पर क्या माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये चीज प्लस से उधर जाएगी तो ये आपके पास हो जाएगा 473 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू 1 minus 0.35। अब आपने क्या करना है ये 473 को लिखा सेम, ये T1 को लिखा सेम, इन दोनों को माइनस कर देना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.65। आपको T1 चाहिए ना, T1 को वहां भेज देंगे और उसको नीचे भेज देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 473। ये T1 वहां चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.65 इज इक्वल टू T1। अब इसको डिवाइड करके बताएं जरा इसका आंसर क्या आ रहा है 727.6 केल्विन। ये आपके पास एक T1 निकला है, समझ में आ रहा है। एक एफिशिएंसी को यूज किया, एक T1 निकल गया। अब आपने क्या करना है दूसरी एफिशिएंसी को यूज करना है, दूसरा T1 निकालना है। अब हमने क्या करना है देखो एफिशिएंसी का फार्मूला यूज करना है। यहाँ हमने क्या था एफिशिएंसी पहली एफिशिएंसी बल्कि दूसरी एफिशिएंसी E2। अब हम क्या करेंगे दूसरी एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है 1 minus T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय, अब जो आपके पास T1 होगा ना उस पर डैश लगा देंगे, चेंज करेंगे। एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 45 और 45 लिखी हुई है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 minus T2 की जगह दोबारा लिखेंगे 473 और नीचे क्या लिखा हुआ है T1 डैश मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो 45 डिवाइड बाय 100। यहाँ क्या हो जाएगा 1 minus 473 डिवाइड बाय T1 डैश। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.45 इज इक्वल टू
1 माइनस 473 डिवाइड बाय T1 डैश, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इसको यहाँ भेज देंगे, इसको वहाँ भेज देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर ये पूरी फंक्शन यहाँ जाएगा 473 डिवाइड बाय T1 डैश वाला, और ये 0.45 वहाँ चला जाएगा 0.45। अब ये 473 को लिखा सेम, T1 डैश को लिखा सेम, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.55। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट की तरह आपने क्या करना है, इसको ये जो आपके पास ये जो T1 है डैश यहाँ चला जाएगा, वो नंबर यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 473 डिवाइडेड बाय 0.55 इज इक्वल टू T1 डैश। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 860 केल्विन। ये दो आपके पास क्या हो गए, T1 आ गए। आपको तो चेंज मालूम करना था ना, अब चेंज में एक T1 ये रहा और एक T1 ये रहा, दोनों में से बड़ा कौन सा, वो वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, हम चेंज इन T1 इज इक्वल टू T1 डैश माइनस T1। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 डैश कितना है 860 माइनस, इसको माइनस करेंगे 727.6, इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा 132.4 केल्विन। ये आपके पास क्या है, इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ फर्क क्या है सवालों में, सिर्फ पहचान करनी है भाई, कोल्ड और हॉट का जिक्र होता है तो उसकी आपने पहचान करनी है। अगर आपको पहचान हो गई तो फिर आसान है, फिर कोई मुश्किल नहीं। पहचान नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। हमेशा इस क्वेश्चन में 2 एफिशिएंसियां दी जाती है, 2 एफिशिएंसियां, 2 बार एफिशिएंसी का सिर्फ एक ही फार्मूला लगता है, बस 2 बार एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे। जो टेम्परेचर दिया जाता है वो पुट करते हैं, दूसरा वाला मालूम करते हैं। अब आपने अगर यहाँ पर लिखा ही गलत कि जो मालूम करना है वो नहीं लिखा तो मालूम भी गलत होगा। समझ में आ रही बात, बस ये आपने याद रखना है। और डिक्रीज इंक्रीज अगर लग जाए, हॉट के साथ लग जाए तो इसका मतलब डेल्टा T2, लो के साथ लग जाए तो डेल्टा T1। ये डेल्टा T1 डेल्टा T2 का ख्याल रखना। सिर्फ चेंज नहीं मालूम करने बैठ जाना कि भाई चेंज मालूम करना है। चेंज मालूम करने के लिए चेंज 3 तरह के यहाँ पर हमारे पास, एक है सिंपल चेंज, एक है चेंज इन हॉट और एक है चेंज इन कोल्ड। बस इसका ख्याल रखना, ये आपको समझ आएगा तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, ये सारे क्वेश्चन इजी है। आपके पास एक क्वेश्चन है 2021 का, इसमें क्या गिवन है देखें डेटा में। सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा है आ प्रोटॉन ऑफ मास, एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ है। वैसे होना ये चाहिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, जिसका मास है उसका मास आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास क्या है, प्रोटॉन का मास उन्होंने दे दिया आपको। प्रोटॉन का मास क्या है आपके पास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, ये आपके पास एक प्रोटॉन का मास गिवन है। इसके बाद देखा है एंड चार्ज भी दे दिया है। ये चार्ज अगर क्वेश्चन में गिवन ना भी हो तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, बिकॉज लास्ट के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स इसी चार्ज की वजह से होते हैं सारे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज होता है इसका। इसका चार्ज क्या है, E आपके पास जो है वो क्या है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन है, उसका मास और चार्ज आपको सवाल के अंदर दे दिया है। is to be held motionless between 2 horizontal plates, 2 प्लेट्स हैं, इस तरह की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। और क्या है, ये इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पर प्रोटॉन को यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, उसका मास और चार्ज दे दिया है। इसके बाद 2 प्लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अब प्लेट पे क्या किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है, मतलब प्लेट्स को वोल्टेज दिया जा रहा है। जब हम करंट किसी चीज को देते हैं ना, वोल्टेज देते हैं, तो वो क्या कर देता है, मूव करना शुरू हो जाते हैं, वहां पर करंट बनना शुरू हो जाता है। ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना प्लेट्स के दरमियान, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या किससे बोल लिखते हैं, V से लिखते हैं। वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या दिया हुआ है 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 8 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है आपके पास, आपको क्या करना है, अच्छा ये जो आपके पास जब इसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये जो प्लेट्स, आपको प्लेट्स का जिक्र किया हुआ है, तो प्लेट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई फासला भी तो होगा ना, प्लेट्स के दरमियान फासला होगा। फासला नहीं होगा तो वो तो मतलब वो अंदर मूव कैसे करेंगे। हम कोई भी चीज रखते हैं, किसी चीज को मूव करवाना होता है, काम करवाना होता है किसी चीज से, तो हम बाउंड्री जरूर सेलेक्ट करते हैं। तो ये इसकी क्या बाउंड्री है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स।
इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन बार बार चेंज होकर आता है। कभी आपने क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना होगा, कभी क्वेश्चन में आपने वोल्टेज फाइंड करना होगा। ये दो चीजें आपको बार बार आपके पास आएगी और ये दो चीजों क्या करना है, दोनों के तरीके सीख लेना। ये दोनों के क्वेश्चन 10 ईयर के अंदर गिवन है, तरीकेकार सेम है। फॉर्मूला हम बनाएंगे, फॉर्मूले में जो चीज गिवन हो पुट कर दो, जो नहीं हो वो निकाल दो, फाइंड कर दो। फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे इसका देखें। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला तो पता है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो अमूमन हम क्या लिखते हैं, ma लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है हमारे पास, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो ये जो A होता है ना, ये जो क्या बन जाता है, ग्रेविटी बन जाता है, G बन जाता है। समझ में आ रही बात, मतलब ये क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी इज नथिंग, सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। बस जमीन पर हम काम करते हैं तो वो एक्सेलरेशन होता है, जमीन से ऊपर हम काम करते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशन बन जाती है वो चीज, ठीक है ना। अब क्या करना है, मास तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब सारा मसला ये फोर्स को तो हमने क्या करना है, समझ में आ रही बात। तो आपके पास क्या है, फोर्स का एक अलग फॉर्मूला भी होता है इसी चैप्टर के अंदर, Q नॉट E। तो हम इस फोर्स की जगह क्या लिख देंगे, Q नॉट एंड E। Q क्या है, Q होता है चार्ज, समझ में आ रहा है। अब एक और बात, चार्ज जो है हमारे पास तो चार्ज E है, तो हम Q को चेंज कर देंगे E में। ये आपके पास क्या हो जाएगा, E, ठीक है, ये हो जाएगा mg। अब सबसे बड़ा मसला, जो चीज फाइंड करनी है वो तो उसमें है ही नहीं, और जो चीज है वो हमारे पास नहीं है, E नहीं है, तो E को हटाओगे। E क्या है आपके पास, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास V/d। अब जब ये V/d पुट करोगे सारा मसला हल हो गया। इस E की जगह V/d पुट करोगे, ये हो जाएगा आपके पास mg। अब इस सारी चीजें आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने D फाइंड करना है। D को यहाँ भेज देंगे, उन दोनों को यहाँ भेज देंगे, ये हो जाएगा EV, वो mg इधर आ जाएगा तो डिवाइड बाय mg हो जाएगा, वहां क्या चला जाएगा, D चला जाएगा। इसका मतलब D फाइंड करने के लिए इन चार की वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास E की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। आपके पास वोल्टेज भी गिवन है 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 8, और आपके पास m भी गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। आपके पास ग्रेविटी तो आपको वैसे ही पता है, 9.8 लिखें या 10 लिखें आपकी मर्जी है। अगर पेपर में आपको मेंशन करके दे तो फिर आप वो लिखना। अब इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 1.632 एक्सपोनेंट माइनस 27। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास ये आंसर आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 26। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करके जरा बताएं क्या आंसर आ रहा है। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 0. या 1 पॉइंट, जल्दी बता आंसर क्या है इसका, .097 और डिस्टेंस क्या है, किसमें होगा, मीटर में। बहरहाल ये तरीकेकार है इसका। आपने क्या करना है, तरीकेकार पे जाना है, आपने मेथड समझना है, आपने वर्ड टू वर्ड इसको छापना नहीं है, वर्ड टू वर्ड काम नहीं करना है आपने तरीका समझना है। बस ये समझना है कि यहाँ से हमने शुरुआत करनी है और यहाँ तक हमने इसका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के बाद जो चीज दी जाए, अब अगर आपसे वोल्टेज, बहुत सारे क्वेश्चंस में वोल्टेज मांगते हैं तो वोल्टेज का क्या करेंगे, रहने देंगे, mg को d के पास भेज देंगे और e को नीचे भेज देंगे। तो वोल्टेज का आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v = dmg डिवाइडेड बाय e। ये आपके पास वोल्टेज का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आप इसमें चारों की वैल्यू पुट करके वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। मींस के तरीकेकार सेम है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2021 पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा पीछे जितने भी ईयर आप देखेंगे, एक ईयर नहीं दूसरे ईयर ये क्वेश्चन अपेयर होता है। और अगर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन ना दें तो आपको याद होने चाहिए।
पेपर के लास्ट में वैसे देते हैं, क्वेश्चन में ना दें तो पेपर के लास्ट में देखना कहीं ना कहीं लिखे होंगे, और ना लिखे होंगे तो इंटर तक ये चीज पता होनी चाहिए। ये आपके पास क्या थे, 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये लिखा हुआ है 2015 का क्वेश्चन है, ये 2015। इस क्वेश्चन में क्या आपके पास लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप वर्डिंग में लिखते हैं या फिर n से शो करते हैं, आपकी मर्जी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से शो करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ द 2 स्फीयर, 2 स्फीयर है आपस में, 2 स्फीयर इस तरीके से, ठीक है ना। 2 स्फीयर के दरमियान वो कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर दें, हटा दें। ईच ऑफ मास 10 ग्राम, इन दोनों का मास कितना है, 10 ग्राम। ईच 2 स्फीयर की बात हो रही है ना, तो दोनों का मास कितना है, 10 ग्राम। m इज इक्वल टू 10 ग्राम। आप चाहो तो m1 m2 लिख सकते हो, m1 इज इक्वल टू 10 ग्राम, m2 इज इक्वल टू 10 ग्राम। आपको पता है हम ग्राम में नहीं लेते हैं किसी चीज को, डायरेक्ट क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कराएंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.001 kg, 0.01 kg, 0.001 kg, 0.01 kg। आपने क्या करना है, उसको आपने मास निकाल दिया। अब आपके पास क्या है, 2 स्फीयर है जिसका मास आपको दिया हुआ है, वो कहते हैं इनके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं, रिमूव कर दें कि इनके दरमियान। अब देखें ये वजह क्या है, काम क्या है, समझना। जब 2 मास, न्यूटन के बकौल, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमें ये कहती है कि जब भी हमारे पास 2 मासेस हो, वो दोनों क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कूलम हमें ये कहता है कि जब 2 मासेस हो और सेम मासेस हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। अब हमने क्या करना है, फिर इनके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें कि ना ये अट्रैक्ट करे और ना ये रिपेल करे, ये बैलेंस हो जाए। इनके दरमियान जाहिर सी बात है, बॉडीज के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम कोई चीज वेट करते हैं ना, एक तरफ हमने 10 किलो वाली चीज रखी, एक तरफ हमने 5 किलो वाली चीज रखी, तो अब एक साइड का क्या है, वेट ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालेंगे। एक वक्त आएगा जब क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि इनके दरमियान से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें कि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अच्छा, इसमें आपके पास बहुत सारे कांस्टेंट दिए जाते हैं। एक आपके पास कांस्टेंट है g, ये आपको पता है 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसके बाद आपके पास है एक आपके पास कूलम कांस्टेंट k भी है, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास, देखें सबसे मेन बात, आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस फार्मूले में आता है, Q इज इक्वल टू Ne, बस सिर्फ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए हमारे पास Q भी होना चाहिए और E भी होना चाहिए। आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि E को आपने याद करना है। E तो हमें पता है 1.6 एक्सपोनेंट -19, E हमें याद होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला किसका है, Q का है। Q निकालने के लिए सारी चीजें आपको दी हुई है। आपको ये बात क्वेश्चन में बताइए कि हमारे पास 2 फोर्सेस है, एक है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये दोनों क्या बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल, ये मास अलग अलग मास नहीं है, दोनों को हमने m बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, G m एंड m। और यहाँ पर चार्ज क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हम दोनों Q की जगह एक सेम Q लिखेंगे। ये आपके पास हो जाएगा Gm स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा KQ स्क्वायर,
उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्यू फाइंड करें। क्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्यू चाहिए, के को इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको आप के को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, जी। जी की वैल्यू आपको पता है 6.673 एक्सपोनेंट -11। इसके बाद आपके पास क्या है, एम स्क्वायर। एम आपके पास क्या है, 0.01 का स्क्वायर। जरा 0.01 का स्क्वायर निकालें। इसके नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास, के की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 9 एक्सपोनेंट 9। तो आप जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 एक्सपोनेंट -4। और नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास, 9 एक्सपोनेंट 9। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करना। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 6 एक्सपोनेंट -15। और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 9 एक्सपोनेंट 9। अब लास्ट में आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। जरा इन दोनों को डिवाइड करें। 7.41 एक्सपोनेंट -25। अब आपको तो क्यों चाहिए ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। इस तरफ भी क्या लगा देंगे, 7.41 एक्सपोनेंट -25 के ऊपर रूट लगा देंगे। रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसका रूट क्या आ रहा है, 8.61 एक्सपोनेंट -13। ये आपके पास क्यू निकला है। क्यू हमें नीड नहीं था, लेकिन क्यू के बगैर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला लगाना है, Q = Ne। Q हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। 8.61 एक्सपोनेंट -13 = N फाइंड करना। E क्या चीज है, E आपको पता है फिक्स है, 1.6 एक्सपोनेंट -19। ये मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो 8.61 एक्सपोनेंट -13 से डिवाइड होगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 = N। N = दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 538.169.8.002 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आप एक्सपोनेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट की शक्ल में कैसे लिखेंगे, 5.38, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 6, और साथ में क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसमें क्यू नहीं है। तो क्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन दो फॉर्मूलों को इक्वल क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों क्या है, बैलेंस है। जब बैलेंस चीज कब होती है, जब बराबर होती है। तो हमने क्या किया, बराबर लेते हुए ये काम किया। बराबर लेते हुए हमने क्या किया, क्यू फाइंड किया। क्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर दिए। ये आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट 10 ईयर का क्वेश्चन है। 10 ईयर में बार बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये 10 ईयर का क्वेश्चन आपके पास 2015 से आप निकाल लेना, देन उसकी क्या करना, प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कम। यहाँ तक करने के बाद एक सिंपल आसान तरीका, अगर आपको इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एक्सपोनेंट लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप एक मरतबा आप खुद प्रैक्टिस करना है इसकी, 1-2 मरतबा। अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है आंसर तो आपने क्या करना है, पाकिस्तानी तरीका। आपको पता है आंसर यही आना है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक सोल्व करने के बाद ना, जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप काम करना है। हमने स्टेप बाय स्टेप एंटर है, अरे बात फॉर्मूला बोर्ड किया, नंबर लेके डायरेक्ट नीचे आंसर लिखते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखो, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, खत्म। आप अगर सॉल्व करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, रूट लेते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो भी आपका आंसर यही आएगा। 3 एक्सपोनेंट 8 आएगा या फिर इस तरह आएगा 2 9 9 9 8 2, मींस के इसको राउंड ऑफ करते करते वही आएगा आपके पास। तो आपने इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आपने यहाँ तक डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सिर्फ ये लिख देना है। अगर आप एक स्टेप सोल्व कर भी लेते हैं ना, तो आंसर में डायरेक्ट यही लिखना, बिकॉज आंसर आना यही इसी ने।
वो तो हमें पहले से क्वेश्चन लिखने से पहले पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ये होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि कैलकुलेट करो, तो हमने इसको क्या किया, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश की। या आपके पास परफेक्ट 3 आएगा या आपके पास 2.98 आएगा। 2.98 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन तमाम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।